हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जो कि हमारा 10वां चैप्टर है। और आज उसमें हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो भौतिक गुण आज हम पढ़ेंगे और भौतिक गुणों में से एक प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट यहाँ बनते हैं, भौतिक गुणों का वर्णन। तो भौतिक गुण है वो हम पढ़ेंगे, उनका वर्णन करेंगे विस्तार से। पहला 1 नंबर जो भौतिक गुण है वो मैं ये बात करूं, जैसे मैं यहाँ कुछ सूत्र लिख रहा हूं, जैसे CH3Br CH3Cl, फिर उसके बाद मैं CH3CH2Br और फिर CH3CH2 और Cl। तो आप जानते हो एक कार्बन और Br लगा है तो मैं बोलूंगा ब्रोमोमेथेन, क्लोरोमेथेन। यहाँ 2 कार्बन तो ब्रोमोएथेन और ये क्लोरोएथेन। तो ये जो मैंने लिखे हैं ब्रोमोएथेन, क्लोरोएथेन, ब्रोमोमेथेन और क्लोरोमेथेन, 4 जो मैंने यौगिक लिखे, याद रखना ये हमेशा और हमेशा कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं। यानी 1 कार्बन वाला ब्रोमो और 1 कार्बन वाला क्लोरो, फिर 2 कार्बन वाला ब्रोमो और 2 कार्बन वाला क्लोरो। यानी ये एथेन और मीथेन है किसके, क्लोरो और ब्रोमो के। तो ब्रोमोमेथेन और क्लोरोमेथेन, फिर ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन, ये आपके जो एल्किल हैलाइड है ये हमेशा रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर, कमरे का ताप सामान्यतः 27 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, कमरे के ताप पर ये और गैसीय अवस्था में होते हैं। तो इन्हें हम निम्नतर हेलो एल्केन कह सकते हैं। यानी में कार्बन की संख्या कम है और इससे ज्यादा जब कार्बन की संख्या हो जाएगी तो हम उन्हें उच्चतर हेलो एल्केन बोलेंगे। तो ये निम्नतर हेलो एल्केन है और इन जैसे निम्नतर हेलो एल्केन है वो कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं। और इससे अधिक कार्बन वाले लिखूंगा, जैसे सपोज कीजिए ब्रोमो और क्लोरो में मैं पेंटेन और हेक्सेन वाले लिख दूं, ब्रोमो हेक्सेन, आपके क्लोरोहेक्सेन, ठीक है ना, सेप्टा ऑक्टा में लिख दूं तो भी वो उच्चतर वाले हो जाएंगे। तो ये वो जो उच्चतर वाले हेलो एल्केन है वो कमरे के ताप पर, याद रखना, द्रव अवस्था में भी होते हैं और ठोस अवस्था में भी हो सकते हैं। उनके लिए कंडीशन है कि वो द्रव अवस्था में या ठोस अवस्था में हो सकते हैं। यानी द्रव भी हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं। कौन से, उच्चतर हेलो एल्केन। तो इन्हें बोलूंगा मैं, ये जो मैंने 4 हेलो एल्केन आपके सामने लिखे ये तो निम्नतर हेलो एल्केन है। इनसे अधिक कार्बन संख्या हो जाएगी वो उच्चतर कहलाएंगे और उच्चतर वाले कमरे के ताप पर या तो ठोस होंगे या द्रव होंगे। ये तुम्हें ध्यान में रखना है। तो 1 नंबर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारी पूरी हुई। अब हम 2 नंबर की बात कर लेते हैं। 2 नंबर में मैं यूं बोलूं, शुद्ध हेलो एल्केन जिसमें कोई किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, इंप्योरिटी नहीं है, जो प्योर है, शुद्ध हेलो एल्केन, याद रखना, हमेशा रंगहीन होते हैं। शुद्ध हेलो एल्केन हमेशा कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। तुम्हें याद रखना है कि जो शुद्ध हेलो एल्केन है, शुद्ध हेलो एल्केन आप याद रखना हमेशा रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं, शुद्ध हेलो एल्केन रंगहीन होते हैं। जबकि अशुद्ध अर्थात जब हम इसमें अशुद्धि मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, अशुद्धि मिला देते हैं, तो अशुद्धि मिलाने पर अशुद्ध जो हेलो एल्केन है वो रंगीन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, वो रंगीन हो जाएंगे। ब्रोमाइड और आपके जो आयोडाइड है उसके हेलो एल्केन हमेशा ही रंगीन होते हैं। कौन कौन से वाले, मैं बोलूं ब्रोमाइड का हेलो एल्केन बनाऊंगा और मैं कोई आयोडाइड का हेलो एल्केन बनाऊंगा, ठीक है ना। ब्रोमाइड का और आयोडाइड का याद रखना है, 2 ही हेलो एल्केन, 2 कौन से, ब्रोमाइड वाला और आयोडाइड वाला। ये याद रखना आप
हमेशा रंगीन होते हैं। ब्रोमाइड और आयोडाइड के बने हुए एल्किल हैलाइड तो रंगीन होते हैं और बाकी सारे हेलो एल्केन वो रंगहीन होते हैं। और याद रखना, जब उन आप रंगहीन अर्थात शुद्ध अवस्था वाले हेलो एल्केन जो कि रंगहीन होते हैं, अगर आप उनमें कोई अशुद्धि मिला देते तो भी वो रंगीन हो जाएंगे। और ये जो ब्रोमाइड और आयोडाइड के जो हेलो एल्केन है, ये किसी भी अवस्था में आप ले लीजिए, ये हमेशा ही रंगीन होंगे। इनमें अशुद्धि मिली हुई हो या ना मिली हुई हो, ये ब्रोमाइड और आयोडाइड के जो हेलो एल्केन है वो तो हमेशा ही रंगीन होंगे। तो ये 2-3 बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। हालांकि यहाँ तक कभी भौतिक गुणों में प्रश्न पूछा नहीं गया है। जस्ट अगला जो बिंदु पढ़ेंगे उसमें वास्तव में एक अच्छा प्रश्न बनता है और हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आप ये सामान्य सी बात ध्यान में रखना। अब मैं 3 नंबर जो भौतिक गुण है उसकी बात करूंगा कि जो समान कार्बन संख्या वाले जो हेलो एल्केन है, समान कार्बन संख्या जिनमें कार्बन की संख्या एक जैसी हो, तो मैं बोलूंगा समान कार्बन संख्या। तो समान कार्बन संख्या वाले जो हेलो एल्केन है उनका क्वथनांक का एक निश्चित क्रम होता है और वो हैलोजनों की तरफ बढ़ता जाता है। मैं यूं बोलूं, आप जानते हो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो आप एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ ये क्रम पढ़ते हो और ये हैलोजन में जोड़ दूं, ये हैलोजन में उन कार्बन में जोड़ दूं, कार्बन की संख्या समान रखूंगा, कार्बन की संख्या बिल्कुल एक जैसी रखूंगा और ये हैलोजन आगे जोड़ता जाऊंगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 3 कार्बन ले लेता हूं और उनमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो जोड़ देता हूं, 3 कार्बन, तो बताओ कार्बन की संख्या समान हुई कि नहीं हुई? तो वो हो गए समान कार्बन वाले। तो समान कार्बन वाले जो आपके हेलो एल्केन है उनका एक निश्चित क्वथनांक का क्रम होता है, बॉइलिंग पॉइंट का क्रम होता है। बॉइलिंग पॉइंट में उम्मीद करता हूं आप जानते हो, क्वथनांक जानते हो, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। तो फिर मैं आपके सामने यूं बताता हूं एक आपका क्रम, ये मैं एल्किल ग्रुप ले लेता हूं और मैं यहां इस प्रकार से कार्बन संख्या समान ले ली, जैसे मतलब कार्बन संख्या, चलो मैंने एक कार्बन ले लिया, एक एल्किल ग्रुप, तो इसका मतलब कार्बन की संख्या समान होगी। आप जानते हो आर क्या होता है? आर एल्किल ग्रुप के रूप में CH3 होता है, मिथाइल होता है, मैथिल होता है आप बोलते हो। तो ये CH3R हो गया छोटे से छोटा ग्रुप और मैं यहां इसमें हैलोजन यहां से शुरू करूं ये जोड़ना, जैसे पहले मैं ये जोड़ देता हूं, दूसरे कार्बन में बॉन्ड के साथ दूसरा हैलोजन जोड़ देता हूं, तीसरे आपके एल्किल ग्रुप के साथ तीसरा हैलोजन जोड़ देता हूं और चौथे आपके एल्किल ग्रुप के साथ मैं चौथा हैलोजन जोड़ देता हूं। मैंने यहाँ 4 एल्किल ग्रुप RR लिखे थे, ठीक है ना, कार्बन संख्या इनमें मैं एक मानूंगा। और अब ध्यान देना, तो इनका एक क्वथनांक का क्रम क्या होगा? क्वथनांक का क्रम इस I की तरफ बढ़ेगा इस प्रकार से। तो ये क्वथनांक का क्रम भी एक अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। जब कार्बन की संख्या समान हो तो एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक का क्रम है वो हैलोजन परमाणु के बढ़ते आकार की तरफ होता है। जब कार्बन की संख्या एल्किल हैलाइडों में समान हो तो उनके क्वथनांक का क्रम हैलोजन परमाणु के बढ़ते परमाणु क्रमांक की तरफ, मैं यूं बोलूंगा बढ़ते परमाणु आकार की तरफ होता है। इसका परमाणु आकार छोटा है, इसका परमाणु आकार सबसे अधिक है। तो जिस हैलोजन का परमाणु आकार सबसे अधिक होगा और वो हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा उसका क्वथनांक भी ज्यादा हो जाएगा। तो बड़े आकार वाले हैलोजन को जब आप कार्बन के साथ जोड़ दोगे तो उसका क्वथनांक भी अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वथनांक का क्रम और एक अच्छा प्रश्न बनता है, 1 नंबर वाले में क्रम पूछा जा सकता है। इसी प्रकार मैं समावयवी एल्किल हैलाइडों की बात कर लेता हूं। समावयवी एल्किल हैलाइड जिनमें कार्बन की संख्या समान रखूंगा, ठीक है ना, और आपके हैलोजन भी समान रखूंगा, तो वो फिर वो समावयवी एल्किल हैलाइड हो जाएंगे। और समावयवी एल्किल हैलाइडों में एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहां बता रहा हूं, समावयवी एल्किल हैलाइडों में जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेंगी, पहले एक सीधी श्रृंखला में होगा, फिर कुछ शाखाएं होंगी, फिर और ज्यादा शाखाएं हो जाएंगी। तो आपके समावयवी एल्किल हैलाइडों में जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको याद रखना है क्वथनांक का जो क्रम है, या मैं यूं बोल सॉरी क्वथनांक का मान है, वैल्यू है क्वथनांक की, बॉइलिंग पॉइंट की, वो घटती जाएगी जैसे जैसे आपके और शाखाएं बढ़ेंगी,
जैसे जैसे एल्किल हैलाइडों में शाखाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे उनके कवथनांक का मान घटता जाएगा। मैं आपको यहाँ वो क्रम समझा रहा हूँ, क्रम बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। जैसे मैंने कहा समावैवी एल्किल हैलाइड, इंपोर्टेंट बिंदु है ये जो 4 नंबर बिंदु मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ना, ये 4 नंबर बिंदु इंपोर्टेंट है और ध्यान दीजिए। पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं 4 कार्बन ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 3 4 5 जो भी आप कार्बन ले रहे हो, मैं यहाँ पर 4 कार्बन ले रहा हूँ 1 मीटर समझाने के लिए, और Br आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए एक सीधी श्रृंखला वाला और एल्किल हैलाइड है। हम सामान्य पद्धति में कॉमन नाम की श्रेणी में इसे हम बोलते हैं 4 कार्बन है, ब्यूट बोलेंगे, और ये ब्रोमाइड तो मैं यूं बोलूंगा इसे एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये सामान्य पद्धति में क्या हो जाएगा, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। आप चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ इसका सामान्य नाम लिख रहा हूं एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, मैं इसका सामान्य नाम लिख रहा हूं। और ये सीधी श्रृंखला में है, कोई शाखा नहीं है, सीधी श्रृंखला है, तो ये तो शाखाहीन है, बिना शाखा वाला है, यानी सीधी श्रृंखला वाला है। अब मैं आपके सामने यहाँ 4 कार्बन वाले ही और 2 ऐसे लिखूंगा जिनमें शाखाएं हो, तो फिर आपके सामने जैसे मैंने एक तो ये ले लिया और एक में इस साइड में, एक में इस साइड में, यूं 2 शाखाएं कर देता हूं, ठीक है ना। इस CH के साथ 2 शाखाएं कर दी मैंने, ऊपर नीचे कर दो या दाएं बाएं कर दो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर दीजिए। और कार्बन, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं, एक बॉन्ड यहां लगा करके दोबारा CH2 कर देता हूं और Br कर देता हूं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें एक शाखा हो गई, इधर भी जा रही है ब्रांच, इधर भी जा रही है ब्रांच, शाखा हो गई। इसमें कोई शाखा नहीं है, कार्बन की संख्या 4 है तो कार्बन की संख्या 4 यहाँ पर है, हेलोजन के रूप में ब्रोमाइड है तो हेलोजन के रूप में ब्रोमाइड है, तो ये आपस में याद रखना समावैवी एल्किल हैलाइड है। कार्बन और हेलोजन बराबर संख्या में, यानी जितने कार्बन उतने कार्बन उसमें, जितने हाइड्रोजन उतने हाइड्रोजन उसमें, और जितने आपके हेलोजन परमाणु के रूप में Br उतने ही Br उसमें, तो ये समावैवी एल्किल हैलाइड हो गई। और एक एल्किल हैलाइड में और लिखता हूं, आप ध्यान देना, इसमें भी मैं कार्बन की संख्या 4 रख लेता हूं आपको समझाने के लिए। कार्बन की संख्या 4 मैं यहां पर कर लेता हूं, और याद रखना ये देखो 4 कार्बन और Br है, इसमें भी 4 कार्बन और Br, इसमें भी 4 कार्बन और Br, तो इसमें 2 शाखाएं, एक कार्बन से 2 शाखाएं, इसमें एक कार्बन पर देखिए 3 शाखाएं। मैं कार्बन वाली शाखाएं गिनूंगा, इस कार्बन से ये कार्बन, इस कार्बन से ये वाला कार्बन, इस कार्बन से ये वाला कार्बन, 3 शाखाएं। ये तो हेलोजन है, हेलोजन वाली शाखा नहीं मानूंगा मैं, कार्बन वाली शाखा मानूंगा। तो इस कार्बन पर 3 शाखाएं हैं, इस कार्बन पर 2 शाखाएं हैं, यहाँ कार्बन पर कोई शाखा नहीं, एक सीधी श्रृंखला है। तो फिर मैं यूं बोलूंगा आपको समझाने के लिए कि ये सारे के सारे, इनमें बराबर कार्बन है, बराबर हाइड्रोजन है, बराबर हेलोजन है, तो ये समावैवी एल्किल हैलाइड है। ये कौन है, समावैवी एल्किल हैलाइड है। तो इन समावैवी एल्किल हैलाइडों में पहले का मैंने बिना शाखा वाले का नाम बताया एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, और ये जो आप बोलोगे इसे आप बोलोगे आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। इसमें ध्यान देना, मैं समझा चुका हूं आपको 11th क्लास में कि CH के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो ये आइसो पोजीशन है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। आप जानते हो ना, आइसो शब्द हमेशा कॉमन नाम की श्रेणी में आता है, सामान्य नाम पद्धति में आइसो आता है, कभी आईयूपीएसी में नहीं आता। तो आइसो लिखा है तो जाहिर सी बात है इसका सामान्य नाम है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। ये कौन है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। और यहां ध्यान देना, ये कौन सा है, इसे आप क्या बोलोगे, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो ये तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, ये 3 डिग्री कार्बन के साथ है, तो आप इसे बोलोगे तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या बोलोगे, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब याद रखना, इसमें कोई शाखा नहीं थी, इसमें 2 शाखाएं हैं, इसमें 3 शाखाएं हैं कार्बन की। तो देखो जैसे जैसे मैंने अभी बोला था, समावैवी एल्किल हैलाइडों में जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाती हैं, कवथनांक का मान घटता जाता है। कवथनांक का मान क्या होता है, घटता जाता है। जैसे ज्ञात किया गया एक्सपेरिमेंट से कि इसमें कार्बन के साथ 3 शाखाएं हैं, कौन से में, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड में, तो इसमें आपके कवथनांक का मान याद रखना 346 केल्विन होता है। कितना केल्विन,
346 केल्विन ताप पर तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है वो उबलना प्रारंभ कर देती है, तो इसका क्वथनांक 346 केल्विन होगा। ठीक है ना, 346 केल्विन। इसी प्रकार हम आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड की बात कर लेते हैं। इसका ज्ञात किया गया है और वो 364 केल्विन होता है। कितना होता है? 364 केल्विन होता है और ये 346 केल्विन होता है। तो तृतीयक में 346 केल्विन है, आपके आइसोब्यूटिल में 364 केल्विन है, और यहाँ जो ये 1 डिग्री वाला है इसमें याद रखना, इसमें 375 केल्विन होता है। कितना होता है? 375 केल्विन होता है। तो फिर 375 केल्विन सबसे ज्यादा इसका है और 346 सबसे कम इसका है, क्योंकि इसमें शाखाएं ज्यादा हैं। और मैंने अभी ये बताया समावयवी एल्किल हैलाइडों में जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे क्वथनांक का मान घटता जाता है। जिसमें शाखा नहीं है उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा, और जिसमें जितनी ज्यादा शाखा है उसका क्वथनांक का मान सबसे कम। तो जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे क्वथनांक का मान घटता जाता है। इसका प्रश्न हमारे यहाँ इंपोर्टेंट बनता है, और ये वो इस प्रकार से यूं बनता है कि समावयवी एल्किल हैलाइडों में जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाती हैं क्वथनांक का मान घटता जाता है। क्यों? समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, याद रखना, आप जैसे जैसे शाखाएं बढ़ाओगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाएगा। देखना एक मिनट, ये कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल में फैली हुई है। फिर 2 डिग्री वाली है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ और कम हो गया। फिर 3 डिग्री वाली है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ और कम हो गया। 1 डिग्री वाली का मैं यूं बोलूंगा, जो सीधी शाखित श्रृंखला वाली होती है वो हमेशा 1 डिग्री में होती है। ठीक है ना, तो 1 डिग्री वाली हो गई एक प्रकार से, या सीधी श्रृंखला वाली हो गई है। तो सीधी श्रृंखला वाली 1 डिग्री वाली है, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। फिर उसके बाद में 2 डिग्री वाली है, जो आइसोपोजिशन पर आती है वो 2 डिग्री वाली होती है। तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल इनकी तुलना में पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ और कम है। और जो आप 3 डिग्री लिखोगे अर्थात तृतीयक लिखोगे, 3 डिग्री लिखोगे, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अत्यंत कम हो जाता है। तो याद रखना, जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाती हैं उस दौरान पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान घटता जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाने से और इसमें क्वथनांक का मान कम हो जाता है। तो याद रखना कि समावयवी एल्किल हैलाइडों में जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे क्वथनांक का मान घटता जाता है, क्योंकि शाखाएं बढ़ने से पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। शाखाएं बढ़ने से पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे इनके क्वथनांक के मान कम हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना। एक है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक कार्बन के साथ 4 Cl जुड़े हैं। फिर एक में CHCl3 ले लेता हूं, एक कार्बन के साथ 3 हैलोजन, एक कार्बन के साथ 4 हैलोजन, एक कार्बन के साथ 3 हैलोजन, और मैं एक यहां लिख देता हूं आपके एक कार्बन के साथ 2 हैलोजन, और एक यहां ऐसा लिख देता हूं जिसमें एक कार्बन के साथ केवल 1 हैलोजन। तो देखिए, एक कार्बन के साथ 4 हैलोजन, एक कार्बन के साथ 3 हैलोजन, एक कार्बन के साथ 2 हैलोजन और एक कार्बन के साथ 1 हैलोजन। तो कार्बन परमाणु की संख्या देखिए, कार्बन परमाणु की संख्या तो बराबर है, कार्बन तो सिंगल है, लेकिन हैलोजन देखिए, हैलोजन यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 हैलोजन है। तो एल्किल हैलाइडों में जैसे जैसे कहीं आपको हैलोजन ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं तो उस यौगिक का क्वथनांक का मान ज्यादा होगा। जिसमें जितने ज्यादा हैलोजन उसके क्वथनांक का मान उतना ही ज्यादा होगा। अब रीजन सुनिए कि जिसमें जितने ज्यादा हैलोजन उसके क्वथनांक का मान ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि परमाणु भार बढ़ जाएगा। यहाँ Cl4 है, आप जानते हो एक Cl का 35.5 होता है, तो यहाँ तो 4 Cl है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ Cl3 है तो 35.5 को हम और 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ आपके Cl2 है तो 35.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो Cl1 ही है तो 35.5 ही लिखा जाएगा। तो बताइए, अगर मैं आपसे यूं कहूं कि कार्बन की संख्या तो बराबर है, तो कार्बन का अनुभार तो 12 यहाँ पर है, तो 12 भी तो यहाँ ही है, यहीं भी तो 12 है, यहीं भी तो 12 है, तो कार्बन की फिर बात ही क्या करनी है। ठीक है ना। और याद रखना, हैलोजन की संख्या इसमें ज्यादा बढ़ रही है, घट रही है, तो हैलोजन का हम यहाँ काउंट कर लेते हैं।
तो जैसे जैसे एल्किल हैलाइडों में हैलोजन की संख्या बढ़ती जाती है, यहाँ एक हैलोजन और यहाँ तक 4 हैलोजन हो गए, तो यहाँ से और यहाँ तक आने में हैलोजनों की संख्या बढ़े कि नहीं बढ़ी? तो एल्किल हैलाइडों में जैसे जैसे हैलोजनों की संख्या बढ़ती जाती है, उनके क्वथनांक का मान भी बढ़ जाता है। क्वथनांक का मान भी बढ़ जाता है। मैंने इधर निशान लगा दिया, तो क्वथनांक का मान इसका ज्यादा है, इसका सबसे कम है। इसका सबसे कम क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही हैलोजन है, इसमें 4 हैलोजन है, तो क्वथनांक का मान सबसे ज्यादा है। आपसे पूछे कि हैलोजनों की संख्या बढ़ने से और क्वथनांक का मान उच्च क्यों हो जाता है, अधिक क्यों हो जाता है? आप बोलोगे हैलोजनों की संख्या बढ़ जाने से, ध्यान देना, अणुभार का मान बहुत अधिक हो जाता है और अणुभार बढ़ने के फलस्वरूप आपके क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। अणुभार के बढ़ने के फलस्वरूप क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। तो ये सामान्य सी बात आप ध्यान में रखना। एक बात इसी से मिलती जुलती यही बता देता हूं, और वो है घनत्व की। अभी तो हमने क्वथनांक की बात पढ़ी, ये तो क्वथनांक का क्रम है। किसका क्रम है ये? क्वथनांक का क्रम है, क्वथनांक का क्रम। तो ये तो हमारे क्वथनांक का क्रम है। एक मैं यहां पर आपके घनत्व की बात कर लेता हूं, 6 नंबर बिंदु में इसी में घनत्व की बात कर लेता हूं। और घनत्व के लिए भी सेम यही बात लागू होती है कि जिन एल्किल हैलाइडों में हैलोजन की संख्या सबसे अधिक होती है, उस एल्किल हैलाइड का घनत्व भी सर्वाधिक होता है, घनत्व भी सर्वाधिक होता है। तो इसमें इसका घनत्व सबसे कम है और इसका घनत्व सर्वाधिक है। तो घनत्व का क्रम भी हमारे यहाँ इस प्रकार से ऐसा ही हो जाएगा। आप घनत्व का क्रम है वो भी आप यहाँ याद रखना, इसमें भी घनत्व का क्रम हो जाएगा। तो यहाँ ये घनत्व का क्रम है, यहाँ घनत्व सबसे कम है, यहाँ घनत्व सबसे ज्यादा है। तो एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ने से घनत्व भी सर्वाधिक हो जाता है। तो ये घनत्व का क्रम है, डेंसिटी का क्रम है, और ये सामान्य सी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें प्रयोगों द्वारा घनत्व का मान जो ज्ञात किया गया है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। वैसे कोई इंपॉर्टेंट बिंदु नहीं है। इसमें घनत्व का मान 1.59 ग्राम प्रति ml होता है। इसमें घनत्व का मान 1.48 ग्राम प्रति ml होता है। और इसी प्रकार इसमें घनत्व का मान 1.33 और ग्राम प्रति ml होता है। इसमें घनत्व का मान ज्ञात नहीं किया गया है। और अगले भौतिक गुण में जो एल्किल क्लोराइड है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। जो एल्किल क्लोराइड है केवल मात्र वो जल से हल्के होते हैं। एल्किल क्लोराइड जल से हल्के होते हैं, जबकि एक एल्किल ब्रोमाइड और फिर एक एल्किल आयोडाइड की भी बात कर लेते हैं। आयोडाइड और जो ब्रोमाइड है वो हमेशा जल से भारी होते हैं। ये दोनों आपके एल्किल हैलाइड जल से भारी होते हैं, और जो क्लोराइड वाला एल्किल क्लोराइड है वो जल से हल्का होता है। तो जितने भी एल्किल क्लोराइड है जिनमें क्लोरीन लगा हुआ है वो एल्किल क्लोराइड जल से हमेशा हल्के होते हैं, और जो ब्रोमाइड और आयोडाइड के बने एल्किल हैलाइड है वो जल से हमेशा भारी होते हैं। अंतिम भौतिक गुण जो 8 नंबर है वो हेलो एरीन का हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। मैं कुछ हेलो एरीन आपके सामने यहां बना रहा हूं। जैसे ये आपके क्लोरो में ऑर्थो पोजीशन है, इसी प्रकार मैं एक आपके क्लोरो में और मेटा पोजीशन बना रहा हूं। इसी प्रकार मैं एक क्लोरो में आपके यहाँ और पैरा पोजीशन बना रहा हूं। और हमारे सिलेबस में ये जो हेलो एरीन है इनके गलनांक का जिक्र किया हुआ है। हो सकता है हमसे प्रश्न पूछ ले तो यहाँ हमारा अब गलनांक का जिक्र होगा, मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट गलनांक आप जानते हो, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघलना प्रारंभ करता है, गलना प्रारंभ करता है, उसका गलनांक कहलाता है। तो अब प्रयोगों से ज्ञात किया गया है कि याद रखना ऑर्थो और आपके मेटा की तुलना में
पैरा है उसका गलनांक सर्वाधिक होता है। प्रयोगों से ज्ञात किया गया है इसका गलनांक 323 केल्विन होता है। कितना होता है? 323 केल्विन होता है। जबकि इस वाले का 249 केल्विन होता है, ये बीच में आता है, मध्यम होता है इसका। और यहां इसका 256 केल्विन होता है। तो हमसे प्रश्न यहां ये पूछा जाता है कि ऑर्थो और मेटा की तुलना में, ऑर्थो पोजीशन है इसमें मेटा है, इसमें पैरा पोजीशन है। ऑर्थो और मेटा की तुलना में जो पैरा हेलोएरिन है उनका गलनांक सर्वाधिक होता है। क्यों? तो हम बताएंगे क्योंकि पैरा पोजीशन में सममिति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सममिति। अब ये ध्यान से सुनिए, सममिति क्या है, ये सिमेट्री क्या है, सममिति क्या है। देखिए पैरा पोजीशन में ये सीएल इसके सामने 180 डिग्री पर जुड़ा हुआ है, तो ये वाला सीएल इसका द्विध्रुव आघूर्ण इसके द्विध्रुव आघूर्ण को संतुलित कर देता है, यानी दोनों आपस में एक दूसरे को इधर खींचता है और ये इधर खींचता है, तो आपस में द्विध्रुव आघूर्ण का मान है उसे संतुलित कर देता है। इससे इसमें सममिति पाई जाती है और सममिति पाए जाने के कारण ही इसका गलनांक सर्वाधिक होता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर ये हो गया कि ऑर्थो और मेटा हेलोएरिन की तुलना में पैरा समावेवी का गलनांक इसलिए अधिक होता है क्योंकि उसमें सममिति पाई जाती है। आपको इतना सा उत्तर देना है कि इसमें सममिति पाई जाती है, फलस्वरूप इसका गलनांक बढ़ जाता है। तो ये हेलोएरिन का अंतिम भौतिक गुण हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, आपको ध्यान में